स्टूडेंट्स, आई थिंक आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही है। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा उसको रिवाइज कर रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। जहां हमने लास्ट टॉपिक को छोड़ा था उससे आगे बढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक आप लोगों को याद होगा, मैंने एक क्वेश्चन पे छोड़ा था आप लोगों के पास कि किस केस में क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। तो आज समझते हैं ऐसा कब हो सकता है, कैसे हो सकता है और ऐसा हो भी सकता है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहली बात, इस मिथ को तोड़ते हैं आज कि सिर्फ अपोजिट चार्जेस ही अट्रैक्ट करते हैं। तो टू लाइक चार्जेस कैन ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। तो फिर अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कैसे होगा ऐसे, किस तरह से, ये क्या कंडीशन बनेगी जब दो लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। तो वो कंडीशन है, इफ देयर इज a large difference between their magnitudes। अब अगर मैग्नीट्यूड का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो दो लाइक चार्जेस भी अट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं समझते हैं एक बार। सपोज मेरे पास दो चार्ज हैं, एक ये चार्ज बॉडी है विच हैज़ 50 कूलम चार्ज एंड इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। आई हैव अनदर बॉडी which has suppose plus 5 coulomb charge, also positive charged. Now when we take these two bodies in close contact with each other, पास में रखा हमने लाके इन दोनों को, कोई r डिस्टेंस है इनके बीच की, तो क्योंकि ये एक बहुत हाई चार्ज बॉडी है, बहुत हैवी चार्ज बॉडी है इन कंपेरिजन टू दिस, तो ये क्या करेगी, इसके जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉडी के, उनको एक साइड में डिपॉजिट कर लेगी। इलेक्ट्रॉन सारे एक साइड आ जाएंगे। आपको याद होगा मैंने ऐसा बताया था आपको चार्जिंग बाय इंडक्शन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन या अपोजिट चार्ज पार्टिकल एक साइड आ जाता है, पोलैरिटी बन जाती है। तो वही पोलैरिटी यहाँ बन गई, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल सारे एक तरफ आ गए। जब ऐसी पोलैरिटी यहाँ बन गई तो अब क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज से ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कंपैरेटिवली ज़्यादा पास हैं, इसलिए यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा ड्यू टू चार्जिंग बाय इंडक्शन, ड्यू टू फिनोमिना ऑफ इंडक्शन। और जो हमारा दूसरा पॉजिटिव चार्ज बॉडी है वो पहले वाली बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। तो अगर कोई आपसे दोबारा पूछे कि कब ऐसा हो सकता है कि दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, तो उसकी कंडीशन क्या है, इफ़ देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन देयर मैग्नीट्यूड्स, ओनली देन दिस इज़ पॉसिबल, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल। आई थिंक ये बात आप सबको समझ आई। तो जो लास्ट एग्जाम्पल मैंने लिया था क्लास में आलू वाला, अब अगर मैंने आलू खरीद भी लिए हैं लेकिन कहीं मुझे आलू के रेट में बहुत डिफरेंस मिल रहा है तो खरीद लूँगा, सही है। चलिए आलू किसी और दिन खरीदेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब बात करते जा रहे हैं हम उस फोर्स के बारे में जिस फोर्स के इन्फ्लुएंस से ये दोनों चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं, जिस फोर्स के इन्फ्लुएंस से दो चार्ज अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उस फोर्स को हम कैसे फाइंड करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, देखते हैं। So now we are going to study about Coulomb's law. It is one of the most fundamental law of physics। यहाँ पे हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगना है, कैसे लगना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दिस लॉ गिव्स अस द value of force acting between two charges। दो चार्जेस के बीच लग रहा है जो फोर्स, उसकी वैल्यू को देता है हमें ये कूलम्ब्स लॉ। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे देता है, क्या फॉर्मूला आता है, कैसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं, वो समझते हैं। सपोज हमारे पास में दो बॉडीज हैं,
दो चार्ज बॉडीज है मेरे पास में जो कि एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखी हुई हैं। दीज टू बॉडीज आर प्लेस्ड r डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ चार्ज Q1 मान लेते हैं, यहाँ चार्ज Q2 मान लेते हैं। नाउ अगर मैं देखूँ इन दोनों को तो इनके बीच जो फोर्स काम करेगा F, that F is directly proportional to प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। फोर्स हमारा दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अनदर थिंग, दिस फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जिसे हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। तो F इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ कंबाइन कर दूं तो मुझे मिलेगा कुछ ऐसे, that F is directly proportional to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को। या F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आ गई वैल्यू हमारी फोर्स के लिए। अब यहाँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसकी क्या वैल्यू होती है, इसको समझते हैं। तो हियर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। इसको याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका है कि 9 से शुरू और 9 पे ख़त्म। इट स्टार्टेड विद 9 एंड एंडेड ऑन 9। जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वहीं ख़त्म हो रहे हैं। चलिए अब निकालते हैं इसकी SI यूनिट। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मैं इसको और एक साइड कर दूँ तो F यहाँ से क्या आ जाएगा, वी विल गेट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। आई थिंक ये बात सबको समझ आई। तो अगर यूनिट निकालें तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आई थिंक ये बात सबको क्लियर है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12, और यूनिट होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक के टॉपिक में किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर है तो आप मुझे वो डाउट कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव यू द सॉल्यूशन। चलिए अब बढ़ते हैं इससे आगे। और यहाँ मैंने बात की है फ्री स्पेस की। फ्री स्पेस का मतलब समझते हैं वैक्यूम से। लेकिन अगर हम वैक्यूम से निकल के बाहर आ जाएं, सपोज इस बार हमारे जो चार्जेस हैं वो वैक्यूम में नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर मीडियम में रखे हैं, तो कैसे काम चलेगा उसको समझते हैं। चलिए नाउ मूविंग अहेड। नाउ so let two charges are placed in any medium then मीडियम कोई भी हो सकता है। सपोज दोनों चार्ज बॉडीज वाटर के अंदर रखी हुई है, ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे क्या होगा। देन F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मैंने एप्सिलॉन नॉट की प्लेस पे एप्सिलॉन वर्ड यूज किया है। इस एप्सिलॉन को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम, and this epsilon is equals to epsilon naught k। ये हो गया हमारा epsilon naught k, where k is known as dielectric constant of medium, या इसको हम दूसरा नाम और बोलते हैं that is relative permittivity। dielectric constant of medium और relative permittivity। तो यहाँ से k हो जाता है हमारा
एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट। मतलब सिंपल सी बात है, इस फॉर्मूले को अगर मैं लिख देखूँ तो ये लिखा जा सकता है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्लियर इस फॉर्मूले से है कि अगर दो चार्ज बॉडीज़ वैक्यूम में रखी हैं तो उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम है, और वो दो चार्ज बॉडीज़ अगर किसी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में रखी हैं तो वहाँ पे जो फोर्स है हमारा वो के टाइम्स कम हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू मे जस्ट कमेंट दैट। चलिए अब बढ़ाते हैं टॉपिक को इससे आगे। गाइज अब हम पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। हम सब जानते हैं फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो लॉ हमारा फोर्स को ड्राइव कर रहा है वो जरूर वेक्टर फॉर्म भी अपनी एक रखता होगा। तो चलिए समझते हैं कूलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या है, कैसे इसको हम वेक्टर में नोट कर सकते हैं। तो चलिए सपोज हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमारे दो चार्जेस लाई कर रहे हैं जिनकी वैल्यू Q1 और Q2 है। तो एक चार्ज हमारा यहाँ हो गया, लेट इट बी Q1, एक चार्ज हमारा यहाँ हो गया, लेट इट बी Q2। ऑरिजिन से Q1 हमारा R1 की डिस्टेंस पे है, Q2 का जो पोजीशन है वो R2 पे है। आई थिंक यहाँ तक सबको ये बात क्लियर हो रही होगी किस तरह मैंने इन दोनों को लिया है। Q1 Q2 हमारे दो चार्ज हो गए और इनकी पोजीशन हमने दिखा दी R1 और R2 से। चलिए नाउ मूविंग अहेड। ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है लेट इट बी F21 जो कि फोर्स यहाँ काम कर रहा है, और डिस्टेंस ये हमारी R12। आई थिंक यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो रही हैं किस तरह से ये फोर्स और डिस्टेंस नाउ किस तरह चीज़ें ली हैं ये क्लियर है। यहाँ से ये हमारा F12 और ये R12 डिस्टेंस इस डायरेक्शन में से आ गई हमारी। नाउ अब बात करें हम फोर्स की, तो फोर्स F इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। अब ये कैप मैंने क्यों यूज़ किया है और नीचे मैंने वेक्टर क्यों नहीं लगाया R12 के साथ में, इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि हमने यहाँ पे डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड लिया है। वेट, हाँ, तो ये R12 कैप हमारा क्या है, इट इज़ द यूनिट वेक्टर in the direction of R12। ये R12 की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, इसलिए मैंने इसके ऊपर यहाँ पे कैप लगा के इसे अलग से नोट किया है। नाउ फ्रॉम हियर वी हैव R12 कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर R12 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर R12। मॉडुलस को हम सब जानते हैं कि ये किसी वेक्टर के लिए क्या होता है, हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलिए यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को। वेल नाउ नेक्स्ट स्टेप इज नाउ अब हम यहाँ से वैल्यू जो हमारी R12 कैप की आई है उसे मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो मुझे जो नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगी वो नेक्स्ट इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी डेट F इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ वेक्टर लगाना भूल गया था, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब इंटू वेक्टर R12। आई थिंक यहाँ तक कोई बात समझ में आई किस तरह से मैंने यहाँ पे क्यूब करके ये वेक्टर R12 साथ में ले लिया, क्योंकि मैंने क्या किया है R12 कैप की वैल्यू पुट कर दी है इस इक्वेशन यहाँ पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ मूविंग अहेड, इसके आगे के जो टॉपिक हैं वहाँ पहुँचते हैं हम। अगर मैं देखूँ इस ट्राइंगल को, कुछ ऐसी डायरेक्शन बन रही हैं, तो इस ट्राइंगल से मुझे जो मिलेगा भाई R1 प्लस R12 इज इक्वल्स टू R2, या R12 यहाँ से मिल जाएगा हमको R2 माइनस R1। R12 की वैल्यूज़ को हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं
then we will get F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R2 minus R1 cube into R2 minus R1. So it is the vector form of Coulomb's law. ये हमें एक वेक्टर रिलेशन देती है किसी दो चार्जेस के बीच के फोर्स के लिए. नाउ इसके आगे ये तो हमारा हो गया कूलम्ब्स लॉ तक की बात. कूलम्ब्स लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था, मैंने आपको पहले ही बताया था ये चीज़. इसके लिए दो तरह से पढ़ा हमने, एक एनालिटिकल मेथड, दूसरा वेक्टर मेथड. सो नाउ अब बढ़ते हैं इसके आगे हम, और इसके आगे जो आता है वो आता है न्यूमेरिकल पोर्शन. सो गाइज मैं वीडियो के एंड में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऐड कर रहा हूँ. उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप आंसर निकालेंगे, और अगर आपको आंसर्स उन वीडियो के उन क्वेश्चंस के नहीं आते हैं तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करेंगे, एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट. जो भी कमेंट आएगा मेरे पास मैं उस क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व करूँगा. तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में. तब तक क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए. सी यू नेक्स्ट वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय.